बड़ी बड़ी बातें कर लेने से देश नहीं चलता। चंदों से चलता था, चंदा बंद कर दिया। जो सबसे बड़ा इनको चंदा देने वाला, इनकी मदद करने वाला सऊदी अरेबिया था। जब से वहां प्रिंस सलमान आया, उसने इनको बंद कर दिया सारी मदद। देखिए, जवाब देना तो हमारा बनता है। हम अंदर घुस करके मार कर आएंगे। और उनकी चौकियां खाली हो गई हैं, छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। काफी ऑफिसर जो हैं, उनके सीनियर ऑफिसर जो हैं उनके, वो देश छोड़ के चले गए हैं। और चौतरफा उनके ऊपर मार है। उधर बलूचिस्तान उनके ऊपर लगा हुआ है, उधर तालिबान अपने पख्तूनवा मांग रहा है, इधर गिलगित बल्तिस्तान वाले खड़े हो गए हैं। परसों काफी 1 लाख का मजमा था स्कर्दू के अंदर, और उनका भागना बनता है। क्योंकि भारत अब छोड़ेगा नहीं। जो धमकियां चल रही थी ना, पापा भर के हमारे आइटम बम है, हमारा न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर, ये गीदड़ धमकियां किसको देते थे? जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आई है और भारत पाकिस्तान की ओर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भारतीय सेना को एक हरी झंडी मिल चुकी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। उसके बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मची हुई है। पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वो खाली पड़ गई हैं। रिपब्लिक वॉल ने ये रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट उन पोस्ट से या चौकियां जो हैं उनसे झंडा तक हटा लिया गया है। सुनसान पूरा पड़ चुका है। पाकिस्तान में खौफ है और जो भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन सिकंदर रिजवी। आप सब उनको टीवी डिबेट्स और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। कैप्टन रिजवी, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से रिश्ते खराब हुए हैं, इस सब के चलते देश में काफी आक्रोश है। अब बहुत ज्यादा गुस्सा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उतना नहीं बढ़ावा देना चाहिए, इतना एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जो लगता है जिस तरह से भारत रिटेलिएट कर रहा है पाकिस्तान की ओर, बनता है या बहुत देरी हुई, देर से ही सही जवाब जरूर दिया जा रहा है? देखिए, जवाब देना तो हमारा बनता है। अब ये पहले वाला भारत तो रहा नहीं। जी। ना 62 वाला है, ना 65 वाला है, ना 71 वाला है। ये 2025 का भारत है। और ये जो भारत है, ये वो नहीं है जो हम पीछे हट जाएं। हम अंदर घुस करके मार कर आएंगे। और ये आप समझ लीजिए, अब जो बहुत से टेलीविजन दिखा रहे हैं 24 घंटे, 36 घंटे, और उनकी चौकियां खाली हो गई हैं, छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। काफी ऑफिसर जो हैं, उनके सीनियर ऑफिसर जो हैं उनके, वो देश छोड़ के चले गए हैं। अपनी फैमिली को पहले भेज दिया उन लोगों ने। यानी डर खौफ का माहौल तो है ही उनके ऊपर। और चौतरफा उनके ऊपर मार है। उधर बलूचिस्तान उनके ऊपर लगा हुआ है, उधर तालिबान अपने पख्तूनवा मांग रहा है, इधर गिलगित बल्तिस्तान वाले खड़े हो गए हैं। परसों काफी 1 लाख का मजमा था स्कर्दू के अंदर, और वो बगावत कर चुके हैं सारे। तो इनका बनता है। अब बचे क्या है? सिंध वाले हुए या पंजाब वाले हुए, और उनकी मिलिट्री के अंदर ज्यादातर तो पंजाबी हैं। चाहे हम्म। फोर्स को आप देखिए, आपको पंजाबी मिलेंगे। और उनका हम्म। भागना बनता है। क्योंकि भारत अब छोड़ेगा नहीं। जो धमकियां चल रही थी ना, पापा भर के हमारे आइटम बम है, हमारा न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर, ये गीदड़ धमकियां किसको देते थे ये भाई? और अपने को जबरदस्ती भारत के बराबर खड़ा करने की कोशिश करते थे। दोनों जो है न्यूक्लियर पावर है, दोनों न्यूक्लियर पावर है। अरे, खाली न्यूक्लियर पावर से भी मैन पावर की भी जरूरत होती है। आपकी मैन पावर कितनी है, मिशनरी कितनी है? और आप न्यूक्लियर कहां पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं? कहां पे कौन करेगा इस्तेमाल? और मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये नहीं है जरूरी कि इन बॉर्डर के ऊपर जंग होगी। एक जगह पर इनको बहुत मुसीबत आने जा रही है। जो पाकिस्तान का उत्तर क्षेत्र है, जो गिलगित बल्तिस्तान से ऊपर तजाकिस्तान बना, जो मिला हुआ है, और वो जो 126 किलोमीटर का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से लेकर तजाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। जी। जी। अफगानिस्तान का जो पोर्शन है 126 किलोमीटर का है। 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिलगित बल्तिस्तान का जो है। और वो कहते हैं कि वो बहुत ही संपदा है, सब कुछ है वहां पर, ये तो कुछ कर नहीं पाए हैं। और लेकिन उनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। इस जंग के अंदर इनको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। वहां पे इनकी मिलिट्री बहुत इफेक्टिव नहीं होगी, वहां पे इनकी एयरफोर्स बहुत इफेक्टिव नहीं होगी। इसका कारण क्या है? तजाकिस्तान में हमारा इंडियन एयरफोर्स का बेस है, और वहां पर हमारे MiG-29 है। और अगर वहां से हम जंग शुरू करते हैं तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया। पाकिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो हमारा पश्चिम का होता है, ये तो बॉर्डर है ही है जंग का मैदान। उधर बलूचिस्तान ने ले रखा है मोर्चा, उनके लड़ाकों ने ले रखा है। पख्तूनवा जो है पठानों का इलाका है, खासकर अफगानियों का, तालिबानों का, वहां पर इनका चेक लगी हुई, अच्छे से चेक लगी हुई है। उसके बाद तजाकिस्तान जो ऊपर हमारे क्या है,
उससे कितने मिनट की दूरी है आपको पता है? अगर वहां से हमारे जेट फ्लाई करते हैं तो पीछे से भी हमला इनके ऊपर होगा, सामने से भी हमला है, पीछे से भी हमला है, ऊपर से भी हमला है। इसलिए ये चौकियां छोड़ के भाग गए हैं, इनके फौजी भाग गए हैं। वो जानते हैं कि अब की भारतीय सेना जो है इनका बहुत बुरा हशर करने जा रही है। ये वो वाला समय नहीं कतर का जाके लाहौर में झंडा फहरा के बुला लिया गया वापस। अब जहां जाएंगे तो हम घुस ही जाएंगे अंदर। ये बिल्कुल तय हो चुका है। मोदी साहब का बयान आ चुका है कि उन्होंने पूरी छूट दे दी है फौज को। उनको अपना हिसाब से फैसला लेना है, मिलिट्री को, इंटेलिजेंस को, जितनी भी फोर्सेज हमारी हैं वो अपने हिसाब से लेंगी। और मैं समझता हूं ये अंत का शुरुआत है पाकिस्तान नाम की किसी एक देश की या मुल्क की। जी, बिल्कुल। और आपने ही कहा कैप्टन रिजवी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब हम इस तरह की चर्चा किया करते थे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान होगा, तो काफ़ी दूर का ख्वाब ये लगता था कि कैसे हो सकता है, एक मुल्क है, डिसइंटीग्रेशन कैसे हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में जो हालात हैं, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित-बल्टिस्तान, पीओजे और सिंध, जिस तरह से ये नेशनल मूवमेंट्स चल रहे हैं, ऐसे में तो पाकिस्तान के लिए जो मौजूदा स्थिति है उसमें बरकरार रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी तरफ से उन्होंने भारत से इतना बड़ा पंगा मोल ले लिया। देखिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये दुनिया की अकेली ऐसी मिलिट्री कह लीजिए, फौज है जो धंधा करती, बिजनेस करती है, मॉल चलाती है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, प्लास्टिक के बर्तन बनाने की इनकी फैक्ट्री, उससे तो उनको सेल ली जाती है। बड़ी बड़ी बातें कर लेने से देश नहीं चलता है। चंदों से चलता था, चंदा बंद कर दिया। जो सबसे बड़ा इनको चंदा देने वाला, इनकी मदद करने वाला सऊदी अरेबिया था। जब से वहां प्रिंस सलमान आया उसने इनको बंद कर दिया सारी मदद। इनको मदद कौन दे रहा है इस वक्त? इनको कोई यूएई इनको मदद नहीं दे रहा है, सिर्फ चाइना इनको मदद दे रहा है। अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जिस जहाज के बारे में ये लोग बात करते हैं ना, JF-17 जो है वो पाकिस्तान में असेंबल्ड होता है और चाइना के सहयोग से होता है। बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, वो असेंबल्ड होता होगा। लेकिन आप देखिए, चाइनीज एयरफोर्स ने उस जहाज को अब तक क्या नहीं लगाया, ना तो फ्रंट लाइन में है, ना कहीं ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता, जितना कबाड़ा इनको दे दिया गया। इस कबाड़े से बड़े खुश हैं। और जो F-16 इनके हैं लड़ाके, वो F-16 के अंदर सर्टेन उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। F-16 जब अमेरिका ने दिए थे तो उसकी कंडीशन ये थी कि इंसर्जेंसी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि वॉर के लिए। और उन्होंने ये कहा अगर वॉर में इस्तेमाल होंगे तो हम उसको वहीं पे चेक लगा देंगे। उनके पास सिस्टम है सैटेलाइट के थ्रू कि उनके जहाजों को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, खड़ा कर लेंगे। अब क्या होता है ये भी समय बताएगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी फौज है, भगोड़ी फौज है पाकिस्तान की, भगोड़ी फौज में से कहूंगा। अय्याश बदमाश कैरेक्टर, कोई चरित्र किसी का नहीं, ना अधिकारी का, ना सोल्जर का, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। कोई दीन ईमान इनका नहीं है, सब फर्जी बातें हैं। ये इस्लाम के नाम पर ढकोसला है। इस्लाम तो खैर ये जो इस्लाम दिखा रहे हैं तो इस्लाम इन्हीं का है, ये सही दिखा रहे हैं। ये जो इन्होंने किया है, हरकतें करी हैं। अब बलूचिस्तान से इनका क्या झगड़ा है? अब इनका आप देखिए तालिबान से क्या झगड़ा है। अगर आप सुन्नी शिया की बात करिएगा, मैं जहां बोलने लगता हूं तो लोग कहते हैं आप सुन्नी शिया करते हो। मैं गहराई में जाता हूं, सुन्नी शिया की तो है ही है। अरे भाई 1400 साल सब लड़ रहे हो यार, तो क्यों नहीं कहेंगे हम? उसको हम भुला देते हैं। हम तो इंडिया के बॉर्डर के पाकिस्तान की बात करते हैं। इनका क्या हुआ है? इनका यही है, इनका शिया सुन्नी है। इनके जितने तालिबानी जितने भी है, जितने इनके हम तो मदरसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, बाकायदा सेमिनरी है इनका चलती है जहां पर बनाए जाते हैं टेररिस्ट। तो क्या है, सुन्नी है, सारे वहाबी हैं। अब आपको मैं एग्जांपल दे दूं, पीओके का आप हमारा बॉर्डर देख लीजिए जो हमारा कश्मीर से मिला हुआ है। ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि रोज वहां ये लोग आते जाते रहते हैं। पहलगाम की जो हरकत हुई है कहां से हुई है? तो वो मीरपुर उनके पास है, मुजफ्फराबाद उनके पास है। ये 47 से चला आ रहा है, ये 47 से चला आ रहा है। ये ऑपरेशन गुलमर्ग का ही हिस्सा जो शुरू हुआ था 22 अक्टूबर 1947 से। तो उसी पे इन्होंने कसम खाई हुई है कि कश्मीर को हम लेंगे, कश्मीर में डिस्टर्बेंस करेंगे, कश्मीरी मुसलमानों को भड़काएंगे, उनसे पत्थर फेंकवाएंगे, उनसे गोलियां बरसवाएंगे हिंदुस्तानियों पर, खास करके हिंदुओं के ऊपर। भाई हिंदू इनके टारगेट हैं या फिर शिया होते हैं? शिया इनको मिल नहीं पाता। कश्मीर में शियों ने अपने नाम ही बदल लिए, पाकिस्तान में शियों ने अपने नाम बदल लिए, उन्होंने सारे शियों को खत्म कर दिया। तो यहाँ शिया सुनने की बात नहीं, यहाँ तो सीधी बात हो रही है कि तुमने क्या किया पहलगाम के अंदर। पहलगाम में आपने चुन चुन के मारा, आपने पूछ पूछ के मारा, हिंदुओं को मारा। अब आप देखिए कि तालिबानी तो मुसलमान है, उनसे तुम्हारी क्या लड़ाई? बलूचिस्तान मुसलमान, गिलगित बल्तिस्तान मुसलमान, ठीक है। अब ये चारों तरफ से तुम घिर गए सिर्फ इसलिए कि इनकी मिलिट्री, इनकी फौज, इनके अधिकारी, इनके हुक्मरान कैरेक्टर के नहीं अच्छे हैं। इनका कोई चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है, कोई इनके जो किरदार नहीं है इनका ये। और ये अपने मुल्क 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 अल्फाज इस्तेमाल क्या करते हैं। जिसलिए मुल्क बना था सबको पता है मुल्क इसलिए बना था,
ये मुल्क मुसलमानों के लिए नहीं बना था, ये तो बेवकूफ बनाई गई है। ये तो हमारे सहारनपुर मुजफ्फरनगर के पास के जो मुसलमान थे या बिहार के थे जो ईस्टर्न बंगाल चले गए थे, जिसको हम पाकिस्तान कहते थे, वो गुमराह होके गए थे। वो तो पहले से वहां मुसलमान था। भाई पख्तूनिस्तान मुसलमान था, गिलगित बल्तिस्तान मुसलमान था, नीचे आजाई सिंध में मुसलमान था, पंजाब में मुसलमान था। तो कौन सा तुमने पार्टीशन किया, एक लकीर ऐसे घसीट दी, वो लकीर घसीट दी आपने सीधे, ये अगर मुसलमान है। अब मुसलमान कितना गया, आपने वहां से हिंदुओं को भेजना शुरू कर दिया, मार काट कर दिया आपने। मीरपुर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर 22/23 की अक्टूबर की रात में आपने 20,000 हिंदुओं को मार दिया उठा करके। 500-600 से ऊपर जो गांव थे ओवर रन करे आपने। 20,000 कम होती तादाद है। और क्या हुआ, लाशें भर भर के ट्रेनें आपने वहां से भेजी। अब आप कहिए यहां से गए, यहां से गए थे वो तो मुहाजिर हैं आदमी मलीर के अंदर। मलीर के अंदर कराची का इलाका है। अभी 3-4 साल पहले 10 लाख जो सुन्नियों की ऑर्गेनाइजेशन है, सिपाही साहबा वहाबियों की, इन लोगों ने ओवररन किया नहीं किया कराची के अंदर? आपको पता ही है कि साहब जो शिया हैं इनको गैर मुस्लिम करार कर दे दो। तो एजेंडा लेकर आए थे और पार्लियामेंट के अंदर रखा भी था जुल्फे, उन्होंने जियाउल हक ने कि साहब शियों को गैर मुस्लिम कर दिया तो कर दीजिए, ईरान भी गैर शिया गैर इस्लाम हो जाएगा, ठीक है, फिर 2-2 हाथ होती करो ना। और वो 10 लाख ने पूरे कराची के अंदर गदर काटा था, मलिर के अंदर जाकर मारकाट करी थी। और वहां पे एबिसिनिया का इलाका जहां पे बल्तिस्तानी रहते हैं, वो बेचारे गरीब गुरबा ड्राइवर लेबर है, कितने आपने मार दिए, वो चले वापस लौट गए वो लोग गिलगित बल्तिस्तान। तो तुम तो मुसलमानों को काटते चले आ रहे हो, आज तो करबला के टाइम से मारते चले आ रहे हो। यार हमको ये बताओ कि वहां कौन सा उस टाइम हिंदू था, जरा बताइए। तो अब कोई कहता है, अगर हिंदू कहते हैं जिहाद का वर्ड जो है ये गैर मुसलमानों के लिए है, तो सही कह रहा है गलत क्या कह रहा है? क्योंकि आपका किरदार ही ऐसा है, कैरेक्टर ही आपका ऐसा, आज से थोड़ा 1400 साल से कैरेक्टर आपका देखा जा रहा है। आप कर क्या रहे हैं? पता आपके मजहब की बुनियाद जो है मारकाट पर है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। मतलब आप इंसानियत की बात जो है कुरान की वो छुपा देते हैं, जिहाद की बात को ऊपर ले आते हैं, यानी आपको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं, है ना? कैप्टन रिजवी, आपने जो ये बात उठाई है, मैं इस सवाल को ही आप तक लेके आना चाह रही थी, लेकिन आपने खुद इस क्वेश्चन को रेज कर दिया। पहलगाम हमले के बाद से भारत में पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही, लेकिन मुसलमानों को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो सिविलाइजेशनल ये एक वॉर हुई है अगेंस्ट इंडिया और हिंदूज, ये पूरी तरह से जो 7 अक्टूबर को हुआ था इसराइल में, वैसा ही उसी से कंपेयर किया जा रहा है। इनफैक्ट इसराइल ने भी उसको इससे कंपेयर किया है। तो ऐसे में जो सवाल के घेरे में मुसलमान भारत के भी खड़े हो गए हैं कि जो चीजें नफरत बढ़ाती हैं, जैसे कि काफिर है, जिहाद है, इस तरह की चीजें हैं, उसकी कुछ लोग अभी भी वाइट वॉशिंग करते हैं। हिंदुओं का सवाल ये है कि आप खुलकर इसके खिलाफ बोले कि हाँ ये चीजें गलत हैं, और एक पॉजिटिव नैरेटिव या फिर इन गलत चीजों को डिसोन या डिस्कार्ड करना बहुत जरूरी है। ये सवाल हिंदुओं के हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हिंदू सवाल करेगा। वो एक कहते ना, एक फारसी में मिसाल है, तुम तासीर सोहबत का असर, जैसी संगत में रहोगे वही सोहबत हो जाएगी। भाई जी। पाकिस्तान तो गाजा को सपोर्ट कर रहा था, फिलिस्तीनियों को सपोर्ट, चलो फिलिस्तीनियों को हम भी पॉलिटिकल एंगल से सपोर्ट करते हैं, ना कि गाजा को, ना कि वहां पे जो आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट करते हैं। हम तो उनके खिलाफ है, भारत भी खिलाफ है। वो तो लिस्टेड है पूरा, यूनाइटेड नेशन की जो लिस्ट है उसके अंदर देखिए कितने हैं सारे जी। ऑर्गेनाइजेशन है, सब तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। उसका कौन सा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लैक लिस्टेड हो वर्ल्ड की, जो एक बनी हुई है यूनाइटेड नेशन की लिस्ट टेररिज्म की? तो अगर हिंदू भारत का सवाल उठाता तो गलत नहीं उठा रहा, वो सही सवाल उठा रहा है कि भाई आप गाजा वाली बात जो है ये, और यहूदी हैं तो क्या कहते हैं वो काफिर हैं तो उनको मारना चाहिए, तो भाई यहाँ हिंदू हैं तो काफिर है उनको मारना चाहिए, कहाँ है भाई? मैं आपको बता दूं कि मैं इस बारे में किसी कुरान की लाइन को लेकर के किसी को तबलीग नहीं कर सकता हूँ, ना समझा सकता हूँ, क्योंकि ये लोग इतने बदअकल हैं। मुसलमान जितना पढ़ जाता है उतना ही जाहिल हो जाता है। और तो और जो हमारे जो मौलाना लंबी दाढ़ी वाले चुप्पी साथ जाते हैं, एक तो झूठे एक नंबर के हैं, टीवी बैठ बैठ करके झूठ बोला करते हैं, इस्लाम को बर्बाद करके रख दिया इस्लाम को। इसीलिए बहुत से लोग इस्लाम छोड़ छोड़ के भी जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, जवाब से पूछा जाता है, जवाब दीजिए ना आप। किसने कह दिया मार काट को? अगर मार काट से ही अगर ये इस्लाम होता 14 साल पहले, क्या ये पहले ही खत्म हो गया होता? ये सब तभी खत्म कर दिया गया होता। बाहर से जितने भी आतंकवादी आते रहे, हम तो आतंकवादी कहेंगे, चाहे गजनी आए, चाहे गौरी आए, चाहे जितने मुगल आते रहे, ये लोग तो बाहर से हमले होते रहे ना, घोड़े पे बैठकर आते थे भारत के अंदर। यहाँ आके तुमने कन्वर्ट कर दिया। कितने थे, कितने मर गए, कितने सिपाही थे जो आए थे? ज्यादातर तो कन्वर्टेड है। और आप कहिए कि हिंदुओं को तो ये सहिष्णु है, ये यहूदियों जैसे नहीं है,
यहूदी बहुत कट्टर है। अगर आप अब यहाँ पे देखिए बात आती है जुडिज्म को, अगर आप हिंदुज्म से मिलाइए तो जमीन आसमान का फर्क है। मेरी लाइन को ले लीजिए, नोटेड है। जुडिज्म जो है, जिसको यहूदी कहते हैं, जो मुसलमान है, ये कजिन है अपने एक दूसरे के, कजिन है, कजिन। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये कजिन है। लेकिन सनातन उनका कोई कहीं से तालमेल नहीं है। और मैं यहाँ पर मैं शिया कम्युनिटी से हूँ, और ये उसी का विंग है इस्लाम का। मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, जिसको बुरा लगे मुझसे पूछे। एक आदमी मुझसे सवाल नहीं पूछता जब मैं उनके गिरबान में हाथ डालता हूँ, जरा तुम मुझे बताओ कि तुम कजिन नहीं हो। बताता हूं, गिनती जाइएगा, आपके श्रोता जान लें। यहूदियों को ये काफिर कहते हैं, कट्टर कहते हैं, उनको मारना वो है, फलाना धमाका है। इजराइल को हम धरती से खत्म कर देंगे, गाजा कैसे, ये आई थी उनके उसके अंदर है, पूरे क्या बोलते हैं कि एजेंडे के अंदर है। जी बिल्कुल, उनके है कि साहब उनके हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। अरे बनी इजराइल का कुरान में कितनी बार जिक्र है। अरे तो कुरान से इजराइल को नहीं हटा सकते तो इस दुनिया से कैसे इजराइल को हटा दोगे, हमको बताओ। आप बताइए, बनी इजराइल का जिक्र नहीं है, कितनी बार कुरान के अंदर आया बनी इजराइल, कैसे तुम खत्म कर दोगे इजराइल को। ठीक है, अब कजिन कैसे हो ये भी बता रहा हूं। अभी बहुत से लोग हमें गालियां देना शुरू कर देंगे हमारी वीडियो पे, जब आपकी लगती है ना तो पीछे से गालियां देने लगते हैं। बहुत से मुसलमान हिंदू बन के गाली देते हैं भाई। वो नमाज का तरीका आपका या यहूदियों का एक है। कान पे एक हाथ रखे, जैसे हजरत बिलाल ने अजान दी थी पहली बार, जनाब रसूल खुदा मोहम्मद साहब ने दिलवाई थी अल्लाह अकबर करके। आज भी यहूदी लोग वो उससे पहले से अजान देते चले आ रहे। यहूदी पहले थे, एक हाथ से उनकी अजान होती है अल शाम अल शाम। वो उसी तरह रुकू में जाते हैं, उसी तरह सजदा करते हैं, वैसी तरह वो सलाम फेरते हैं जैसे नमाज में होता है, नहीं होता है। सुअर वो नहीं खाते हैं, खतना उनके यहाँ होता है। तो आप तो कजिन हो। तो अगर तुम उनको काफिर कह रहे हो तो 50% तुम भी गुरु काफिर हो फिर तो। और जो कुफ्र करेगा, ये पहलगाम में कुफ्र किया है, सिन, अपराध, पाप। निहत्तों को, मजलूम बेचारे सीधे साधे सैलानियों को अब चुन चुन करके पूछ पूछ कर तुम मारोगे। और तुम करते चले आ रहे हो, आज से नहीं हजारों साल से कर रहे हो। पूछ पूछ कर मारते थे। अब मैंने कल एक किसी टीवी पे बोल दिया, परसों मैंने बोल दिया था कि जब करबला हुई थी तो जब सब शहीद हो गए, मोहम्मद साहब के नवासों को मार दिया गया, उनकी पूरी फैमिली खत्म कर दी गई, तो नारे तकबीर लगा था, इन्होंने नमाजें पढ़ी और सारे मौलवी थे मारने वाले, तो उसमें कोई काफिर नहीं था। तो मेरा देखिए, जो ये हुआ है इसका सबक तो मिलना चाहिए। अब देखिए, एक बड़ा बदलाव आया है इस पहलगाम के बाद। एक हमारे हैदराबाद वाले साहब हैं, वो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं उनको नहीं, मैं देखिए जो अच्छा बोलेगा मैं तारीफ करूँ, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, और सख्ती से पेश आए। लेकिन एक देवबंद का मौलाना, एक लखनऊ का मौलाना, क्या शख्स क्या सुन्नी कि अभी तक के बयानात नहीं आए। मोमबत्ती लेके बेको बना रहे खड़े होकर बड़े इमाम बाड़े के सामने गेट के ऊपर। स्टेटमेंट दीजिए, आपके स्टेटमेंट आना चाहिए। आप बोलिए कि हराम हुआ है, ये बोलिए कि सिन हुआ है, ये बोलिए कि कुफ्र हुआ है। अब कुफ्र करने वाला काफिर। बिल्कुल। और कैप्टन जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं। और जो आपने कजन वाली बात कही, जूस कजन है। इमाम इलियासी ने कुछ दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यूएई में एक नया धर्म बनाया जा रहा है जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जुडाइज्म इन सबको जोड़ा जाएगा और ये सारा कुछ एक हो जाएगा, एक नया धर्म आने वाला है। अब वो इलियासी साहब ने कहा, मैंने सुना नहीं, तो इसलिए मैं बयान दे नहीं सकता हूँ। मैं अच्छे से उनको जानता हूँ। ऐसा कोई धर्म बन नहीं सकता। वो एब्राहमिकल धर्म की बात आप कर रहे हैं, जिसको जूश भी मानते हैं, इनको क्रिश्चियन भी मानता है, इनको मुसलमान मानता है। ये धर्म बन ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। ये सब दिमाग की सोच है, एक विजुअल थिंकिंग कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं बन सकता। तालमेल नहीं इन लोगों का। बिल्कुल। लेकिन आपने जो अब बात कही है कि फतवे या स्टेटमेंट देना, हम देखते हैं कि जब भी कोई छोटी-मोटी बात आती है, योगा की बात हो, महिलाओं के किसी साज-सज्जा फैशन की बात हो, या भारत में कोई
अमेंडमेंट हो जाए, उस पे जितनी शिद्दत के एहतजाज नजर आते हैं, सौयों दिन सड़कों पे निकल आते हैं, वो शिद्दत इस तरह के हमलों पर मुसलमानों के अंदर क्यों नहीं नजर आती? क्यों मुसलमान एक होकर सड़कों पर निकल कर बैठ नहीं जाते, कहते कि ये हमारा दीन नहीं है, हम इसको नहीं मानते और हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, और हम चाहते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा हम अपने घर नहीं जाएंगे वापस। वो शिद्दत यहाँ पे क्यों नहीं नजर आती जो सीएनआरसी और झूठ के ढकोसलों पे निकल के आ जाती है? ये पाखंडी हैं, ये हिपोक्रेट हैं, ये मौलाना जितने हैं ना, ये सारा पाखंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं याद दिलाता हूँ मेरी, क्योंकि अंबर आप ले रही हैं तो जाहिर है कि शिया कम्युनिटी के अंदर ये वीडियो जरूर जा रही है, 100% जा रही है। जब जनरल सुलेमान को ईरान के इराक की विजिट में थे, अमेरिकन ने ड्रोन से मारा था उनको, उसको लोग शहादत का दर्जा देते हैं, ठीक है, उनकी कंट्री उसको शहादत का दर्जा दें, वो मिलिट्री ऑफिसर था या नहीं था? था। कोई होली मैन नहीं थे, कोई मौलाना नहीं थे, कोई उलमा अकराम नहीं थे कि रिलीजियस होली मैन होंगे तो चलिए भाई दुनिया किसी कोने में होली मैन होगा, अगर आप या उलमा अकराम में किसी के साथ होगा तो आप उसके लिए, उनके लिए अफसोस जाहिर करेंगे, आप एहतजाज करेंगे और जुलूस निकालेंगे और मातमी जुलूस निकालेंगे। ठीक है या नहीं? अंबर, आप अंबर जैदी हैं आप? जी बिल्कुल, मैं तो इनके बड़े खमियाजे भुगतती हूँ बोल लेके। नहीं, जो मैं भी मैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा ना कोई। जी जी बिल्कुल, मैं तो एकदम बिल्कुल मातमी जुलूस निकला था लखनऊ के अंदर, मातमी जुलूस एब्सोल्युटली निकला था, मैं तो बोल रही हूँ निकला था बिल्कुल। अब यहाँ पर जो ये हुआ पहलगाम के अंदर, तो आप मातमी जुलूस क्यों नहीं निकालते हो? एक फौजी के लिए तो आपने जुलूस निकाला, हमारे सीडीएस साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसके बाद जनरल सीडीएस, हम बिपिन रावत साहब की बात कर रहे हैं, तो आपने कोई भी जुलूस नहीं निकाला। ईरान के जनरल के लिए आपने निकाला, तो ईरान साहब का क्या रिश्ता है? अरे बाकायदा करबला जब हुई, करबला में तो कोई भी ईरानी नहीं था, कोई भी शहीद नहीं हुआ, वो तो जोरिस्टियन थे उस टाइम। इतने सगे कब से बन गए? वो तो कन्वर्टेड है, 97% जो ईरानी कन्वर्टेड है, वो जोरिस्टियन है। यानी जो लखनऊ का जो शिया है वो ईरान को ज्यादा मानता है। वहां पे मशात के अंदर जनाब इमाम रजा का रोजा है, हम मानते हैं उसको, हम उसके लिए उसको मना नहीं करते हैं, हम किसी इमाम या उलमा अकराम के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम उन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जुलूस बना के निकालते हैं किसी जनरल के ऊपर। तो हमारे हिंदुस्तानी जनरल बिपिन रावत जी का जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो आप मतमी जुलूस क्यों नहीं निकाला? वह हमारे मुल्क की दिफा करते हैं। हजरत अली का कौल है, मुल्क की हिफाजत करना, दिफा करना हमारा फर्ज है और बिल्कुल सख्ती के साथ है। गलत कह रहा हूं? जी क्यों नहीं निकाला? आपने क्यों नहीं मातमी जुलूस निकाला जो पहलगाम में हुआ? क्यों नहीं मातमी जुलूस निकाला? आप एहतजाज करते सामने, खाली मोमबत्तियां दिखा रहे हैं आप। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड में शायद 252 तो मेंबर है जी, पता नहीं एक या दो उसके अंदर खाली शिया है। मैं सख्ती से साथ कहता हूं उनको तो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड में रहना नहीं चाहिए, उनकी जरूरत नहीं वहां पर। शियो का भी तो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वो क्या बोलते हैं, पर्सनल बोर्ड बना है जी। तो ये जितने बोर्ड बनते हैं ये कौम की मदद के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके अच्छे काम के लिए करते हैं, ना कि वो पॉलिटिक्स करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड था जिससे आईसिस ने उससे लोगों को मारा जाकर के दमिश्क के अंदर, बगदादी ने, तो इन लोगों ने वाह किया था। मैं गलत कह रहा हूं? बताइएगा। ऑफिशियल नोट जारी हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से कि बहुत अच्छा काम किया है, शियों को मारा था और हमारे शिया उसके अंदर मेंबर हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। बगदादी के खिलाफ तो प्रिंस सलमान भी है। अब कहिएगा मैं उसकी तारीफ करता हूं, मैं उसकी तारीफ इसलिए करता हूं, उसने उन सबको सूली चढ़ा दिया जो गड़बड़ करते थे, हदीसों पर बैन लगा दिया, 200 हदीसों में उसने बैन लगाया है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौलाना तो मोहम्मद बिन सलमान को भी यहूदियों का एजेंट कहते हैं, कहते हैं ये यहूदी है, ये एजेंट है, ये झूठ बोल रहा है और ये यहूदियों का एजेंडा प्रोपेगेट कर रहा है और सारा कुछ, ये इस्लाम नहीं है, इसको क्या इस्लाम पता। इनके पास, मुसलमानों पास एक गाली है, किसी को यहूदी कह देना गाली है।
आप किसी को यहूदी कहते हो तो गाली है। अरे तुम तो कजिन को गाली दे रहे हो यार। वो तो हजरत इब्राहिम को मानते हैं, नहीं मानते बताइए? हजरत ईसा को वो मानते हैं, हजरत इजराइल को वो मानते हैं। वो तो उनके तो रिश्ते आपके बड़े मजबूत हैं। नमाजें पढ़ते हैं आप, नमाज अलग होनी चाहिए थी फिर हमारी। आई एम सॉरी, मैं शायद बहुत बड़ी बात कह गया हूं। एक मौलाना मुझसे लड़ने लगा था कि ये नमाज जो तरतीब है ये हमारे हुजूर ने दी। हमने कहा बिल्कुल दी हुजूर ने, लेकिन ये कॉपी है जो यहूदियों की है। अब मेरी गर्दन कटवा दीजिए। जो है सो है, मैं वो कह रहा हूं ना। नमाज के नमाज पढ़ने के बाद बाकायदा सलाम फेरते हैं, कोई फर्क नहीं है। अजान उनके यहाँ होती है, तो आप तो कजिन हो। हिंदुओं से आपका कोई रिश्ता नहीं भाई। जी अब यहाँ बिल्कुल। पे बात आ जाएगी उत्तर रामायण की बात आ जाएगी। मैं आपकी इस प्रोग्राम में आज जिक्र नहीं करूं, क्योंकि पहलगाम का मैटर है जिस पे आप बात कर रही हो, जो जंग होने जा रही है उसकी बात कर रही है। मेरे जी पास उत्तर रामायण का भी मेरे पास है, वो आज की नहीं है, कब की लिखी हुई है। उसके अंदर भी है जिक्र, वहां पर आया हुआ मक्के का, उसका जिक्र आया हुआ है कि खजूर का पेड़ों का जिक्र आया हुआ है कि उनके रिश्तेदार जो है प्यासे मारे जाएंगे, और महादेव का जिक्र आया है। मैं कुछ कह कैप्टन रहा हूं। जी, जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमानों को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों को ये लग रहा है कि मतलब अचानक से हिंदू मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं। अब तक मुसलमानों ने हिंदुओं से नफ़रत की, हिंसा हुई, उस पर किसी को कोई मतलब किसी ने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। हम लोगों को कोएग्जिस्टेंस करनी चाहिए या ये भेदभाव या नफरत नहीं करनी चाहिए। अब जब अपने ऊपर अपना आप खुद को सवालों के घेरे में पा रहे हैं, तो बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन चलिए तकलीफ की बात है, हम अगर अपने देश की उसकी फलाह बहबूदी की बात करते हैं, तो ये ठीक नहीं है नफरत लाना। ये ये गैप, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि बहुत क्रिटिकल मोमेंट है, लोगों के मुसलमानों बीच को बहुत बढ़ गया है। मुसलमानों को अपना एक अच्छे हिंदुस्तानी होने का उसको निभाना पड़ेगा। मुल्क के लिए उनको वफादारी निभानी पड़ेगी। वो चिल्ला चिल्ला के करें या अपने कर्मों से करके उनको देना पड़ेगा। खड़ा होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अलग अलग नहीं भागना है। मुल्क के दिफा के लिए उनको बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। अगर लखनऊ वाले सुन रहे होंगे तो शायद उनको याद होगा कि मैं होर्डिंग लगाता था मुहर्रम के 10 दिन, ज्वाइन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, ज्वाइन द इंडियन नेवी, ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। अपने लोगों को मैं कहता था कि फौज में भर्ती हो। लेकिन मुसलमानों के वहां पे फौज जो भर्ती हो जाएंगे, मुसलमान कैसे मार सकता है? पाकिस्तान से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हराम है। इसे ड्रामेबाजी है ना, इनको खत्म करनी पड़ेगी, वरना 105 करोड़ हिंदुओं को झेलना पड़ेगा। ये ध्यान रखें। तो 18-20 करोड़ है, ज्यादा है नहीं। गप्पे मारा करते 25 करोड़ 30 करोड़ है। 18 करोड़ हार्डली है, 18.5 करोड़। उसके अंदर से 4.25 करोड़ निकाल दिए, शिया बचे कितने? तो इनको अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा, इनको चलना पड़ेगा, मेन धारा में जुड़ना पड़ेगा भारत की, और वही उनको करना होगा जो ये मुल्क चाहता है, या मुल्क की हवा है, जो फिजा है, जो हिंदू चाहते हैं। अब ये नहीं कि रिपब्लिक कंट्री है तो अब सड़क के ऊपर आ जाओ। हिंदू जो चाहता है कि अमन सुकून, तो आपको अमन सुकून से आपको रहना पड़ेगा। हिंदू चाहता है मुल्क की दिफा हो, तो आपको भी मुल्क की दिफा में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं कुछ कह रहा हूं? जी। इनको मेन धारा से जुड़ना पड़ेगा मुसलमानों को। ये अड़ियल तरीका नहीं चलेगा, वरना अड़ियल तरीके से क्या होगा कि सारा हिंदू उन पर टूट पड़ेगा। इसको, मेरी बातों को कैसे भी ले लीजिए, है ना? ये जो दिमाग में बना के बैठे हुए ना कि हम इतने करोड़, जिनको अफवाहें फैला फैला के मुल्लाओं ने इनको जो बर्बाद करके रखा है ना, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बना के रखा, कितने साल हो गए जब से बना, ये फसादी करते रहते हैं। ये लोग फसादी बातें करते रहते हैं। कभी शाहबानों का मैटर आ जाएगा, तो कभी किसी का मैटर आ जाएगा। 3 तलाक के ऊपर आ गया था, फिर इनकी तरफ से जारी हुआ था, मेरे ख्याल 15 की बात है। हाँ, 15 की बात नहीं, है कि साहब हर 15 के बाद की बात है। ये है 17-18 की बात है। औरतें नाक़िसुल अक़्ल होती हैं, एफिडेविट वाला। जी 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 जी, इन्होंने कहा ये था कि 17-18 में। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हम इस्लामिक कोड बनाएंगे। जी, शरिया ये कोड्स बनाए थे इन्होंने। शरिया, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शरिया कोड बनाएंगे। ये 17 की बात है, सुनिए अब आप। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने निकाला था कि 1800 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 1800 इनकी शरिया कोड बनेंगी। वो फैसला करेंगी सिर्फ औरतों के मामले, चोरों बिल्कुल। के लिए नहीं करेंगी, उन गुनाहगारों के लिए नहीं करेंगे जो
जिना करते हैं, डकैती करते हैं, उनके हाथ गर्दन नहीं कटवाएंगे, सिर्फ औरतों के लिए बनेगी। ये जो है ना, ये जो मुस्लिम डोमिनेटिंग बना रखा है, करेक्टर जो बना रखा है कि साहब औरतों को बकरियों की तरह, तो वो अभी गया नहीं है जो मक्के में होता था। किस तरह से उन्होंने जाकर के वहां पर लोग ठीक करने की कोशिश की थी, वो नहीं ठीक हो पाएंगे। ये बदल नहीं सकते, यहां से नहीं बदल सकते हैं। शरिया कोड बनाएंगे भारत के अंदर। हम तो कितनी बार इसके ऊपर, आप तो जानते हैं, आपके चैनल पर भी हम पहले भी बोले, बार बार कहते हैं बनवा लो ना। हम तो चाहते हैं मुसलमानों के लिए शरिया कोड, और ये तो सरकार बहुत बढ़िया है, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे भारत के मुसलमानों से, साहब शरिया कोड कर दीजिए। इनका काजी हर डिस्ट्रिक्ट बैठेगा, वही फैसला करेगा, वही गर्दन काटेगा, वही कोड़े लगवाएगा, वही इनको बस से बदतर हालत होगी, सबके हाथ काटे जाएंगे, चोरी करेंगे, पता नहीं कितने लूले नजर आएंगे, कितने लंगड़े नजर आएंगे, समझ में आ जाएगा इनको। जैसे सऊदी अरब में होता है, दूसरे अरब मुल्क में होता है, वैसी ये चाहते वैसी हो जाए, शरिया वैसी होनी चाहिए। आप समझ रहे? फिर शरिया के ढंग से देखा जाएगा, फिर इनको पैनल कोड की जरूरत नहीं, इनकी जमानत नहीं होगी, सीधे गर्दन कटेगी। कर ले ना, हसरत पूरी कर ले। ये इनको अकल नहीं आ रही कि तुम किस मुल्क के अंदर हो, है? लेकिन रिजवी साहब, एक बात है, आप किसी पढ़े लिखे मुसलमान से बात करें, कम पढ़े लिखे से बात करें, या बिल्कुल अनपढ़ से बात करें, माइंडसेट सबका एक ही नजर आता है। मतलब कोई फर्क नहीं नजर आता कि आप किसी इंटेलेक्चुअल से बात करें। इट्स रेयर टू फाइंड पीपल जो इनलाइटन हो। ये क्या है? पढ़ जाए तो भी गंद, ना पढ़े तो भी गंद, और अनपढ़ तो भी गंद। ये अनपढ़ भी जाहिल है, ये पढ़े लिखे भी जाहिल है, इनको कोई समझा नहीं सकता, ये जाहिल है। इनका डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा हमको, अपना डीएनए टेस्ट कराएं सारे। ये जाहिल है, हम बता रहे हैं। ये जितना डिग्रियां इनको मिल जाती है, उतना ही जाहिल होता चला जाता है, उतना कट्टर हो जाता है, उसकी दाढ़ी बड़ी हो जाती है। मैं तो हैरान हूं। बेवजह हमारे से लोगों, जो हम लोग ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड, हमें हिंदुस्तानी है, तो फिर गालियां दिया करते, देता रहो गाली, हमारी से तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बदलने वाले नहीं है जी। और फिर भी एक बात यहां पे कहूंगा मैं कि इन पढ़े लिखे, वो एक हमारे शायर साहब भी हैं बंबई के, जो शायरी करते हैं, ससुर साहब हैं हमारे पुराने एक राइटर के, हमारी एक्ट्रेस के हस्बैंड भी हैं। वो जो बोलते रहते हैं ना, वो इतने अपने को काबिल समझते हैं कि वो शायरी करने से इतने काबिल समझते हैं, उनको दुनिया की हर बातें आती। वो अभी मैं उनका वीडियो देख रहा था, इसी पहलगाम पे क्या बोल रहे थे वो। मतलब उनको हमदर्दी पाकिस्तानियों से नहीं जा रही है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट उनको चाहिए। हमारी आर्टिस्ट की बिरादरी है, हम एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, बुलशिट। हम अपने तो नेशन की बात कर रहे हैं, हम नेशन की डिफेंस की बात कर रहे हैं। भेज दिया जाए ना पाकिस्तान, जिनको पाकिस्तान प्रेम। सुष्मिता सेन भी बोल रही थी कि आर्टिस्ट पे, कलाकारों पे ये नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। इन सबको एक फ्लाइट करा के भेज दिया जाए कराची। ये जितनी ये कलाकारों की बात करते हैं, सारे वामपंथी हैं। मैं आपको फिर बता दूं, आज से कुछ साल पहले जो एनएसडी था, पूरा वामपंथियों का अड्डा हुआ करता था। सारे वामपंथियों का अड्डा हुआ करता था। जितने आर्टिस्ट सारे वामपंथी थे। ये सड़क के ऊपर ड्रामे करते थे, वही देख लीजिए, वही ड्रामे जो होते ना सड़क के ऊपर, क्या बोलते हैं, उसका नाम ही भूल गया। हाँ, उस स्ट्रीट के ऊपर अपने एक्ट क्या करते थे। ये बिल्कुल ये करते हैं, नक्सलाइट करते हैं अपने यहाँ गाँव जाकर के। ये नक्सलवाद जहां जहां जिस एरिया में है, अब तो खत्म हो रहा है, वहां ये इसी तरह ड्रामा करते थे। और ये यहीं से निकला है, जेएनयू हो गया, एनएसडी हो गया, यहीं से निकला है। तो वामपंथी है सारे ना ये। अब फिल्म आर्टिस्ट की उंगलियों गिन लीजिए कौन कौन वामपंथी है। यही सब निकल आएंगे आपको, 60-70s के दौर के हैं, आप देख लीजिए। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, शायर साहब का, उनकी जो वाइफ है वो भी वामपंथी हैं, जो फिल्म एक्ट्रेस थी। वो डायरेक्टर साहब एक है, आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लोगों ने कहा भाई अब मत नाम लिया करो यार, डायरेक्ट नाम ले लेते हो। तो वैसे मैं डरता नहीं हूँ कि मैं किसी नाम लेने में झिझकता, बिल्कुल आप हंस रही हैं, मैं झिझकता नहीं हूँ, रत्ती बनी नहीं, ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो है। नाम लेने में क्या डर, जब बात करें तो नाम का, हम कौन सा किसी से डरते हैं, हम तो किसी से बड़ों से नहीं डरते, तो क्या कर लेंगे। मगर अब तो वक्त आ गया है, हमको देखना है कि हमारी फौजें क्या करने जा रही है, हमारी ये ऊंची उड़ान क्या करने जा रही है, हम कहाँ बम्बार्डमेंट करने जा रहे हैं, कौन कौन ठिकाने हम लगाने जा रहे हैं, मांगला डैम पे कब, सुना दुनिया का वो पहला कच्चा डैम है, उसको कैसे उड़ाया जाएगा, पानी बहेगा। पानी तो है ही नहीं वहां था, क्योंकि सिंध नदी का पानी को रोक दिया गया है। तो अब देखेंगे कहाँ पे अटैक होता है, देखते हैं कौन सा गिलगित बल्तिस्तान अलग होता है। आप देख लीजिएगा, इस युद्ध के अंदर तय हो जाएगा पाकिस्तान के कितने टुकड़े हुए। जी बिल्कुल, और जो अंदाजा है 5 तो कम से कम होने वाले हैं, तो कुछ हाँ, तो 5 तो होने वाले होगा। जी, बिल्कुल कुछ तो जरूर होगा, भूगोल बदल जाएगा 2025। मैं मतलब बड़ा फनी लगेगा, बड़ी फनी लगेगा। मैंने एक पोस्टर अभी लगाया था, क्योंकि मैं हार्ले राइडर भी हूँ, तो मैंने अभी एक पोस्टर उस पर लगाया था
कि नेक्स्ट समर में हम दिल्ली, करगिल और स्कर्दो की राइड रख रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं सबको, राइडर्स को। क्या बात है। स्कर्दो की राइड, हाँ मेरा पोस्टर है मेरा। जी, मेरे को भी इनवाइट कर लीजिएगा, मैं भी चलूंगी। जी जी, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए आइए। जी, हुंजा वैली भी जाएंगे? अरे अभी स्कर्दो तक जाएगी हमारी रैली, मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, मोटर राइडर जाएंगे ना, दिल्ली से जाएंगे करगिल, करगिल से फिर हम स्कर्दो जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है। तो जी यूगो जी होते हुए गोल, हमारा गांव भी पड़ता है ना बीच में गोल, जी जी वहां जी, भी आई नो। इस्तकबालिया, वहां पे राइडर रुकेंगे हमारे हिंदुस्तानी, फिर स्कर्दो जाएंगे हम लोग। सब प्लान हो रहा है हमारा, आ रहा है। जी जरूर, ऐसा उम्मीद करते हैं जरूर ऐसा होगा। आपने पोस्टर बना लिया है तो फिर तो जरूरी होने वाला है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक बिल्कुल यू होगा। कैप्टन रिजवी, आपका बहुत हमारे बहुत साथ आज शुक्रिया, की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, बहुत जय बहुत हिंद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।